ऑफिशियल ग्रेडिंग। मैं कॉमर्स का शिक्षक हूँ और कॉमर्स शिक्षक में हम आज व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग व्यवसाय अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बारे में चर्चा किए थे। आज पूरे चैप्टर को डिस्कशन करने के बाद हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज उन सब क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर शुरू से फिर वन बाय वन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को पहला चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं फर्स्ट चैप्टर का, और फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। उसके आधार पर हम लोग प्रीवियस वीडियो और पहला चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी तक क्या सीखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसमें पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, डिफाइन मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध क्या है। तो प्रबंध क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोगों को लिखना है कि प्रबंध मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। प्रबंध दूसरा से काम कराने की कला को प्रबंध करते हैं। इसको हम इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उसका आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। रिकॉल करो, मेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है प्रबंध की मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं हम लोग पढ़े थे। प्रबंध की विशेषताओं के बारे में 6-7 पॉइंट हम लोग पढ़े। उन प्रबंध की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करना है कि प्रबंध गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेशिव है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब किसी उद्देश्य को प्राप्ति करने का विषय वस्तु है, इंटेंजिबल होता है, अदृश्य होता है प्रबंध। ये सब चीजों को हम लोग पढ़े थे। फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर रहे थे क्या क्या फीचर्स पढ़े थे। तो उन फीचर्स को हम लोग एक शॉर्ट एक्रोनिम्स में हम लोग याद कर सकते हैं। उसको हम लोग इस तरह से अगर हम करेंगे PMCD, तो इसमें हम लोग पूरी प्रबंध की विशेषताओं को इस शॉर्ट फॉर्म से हम लोग पूरे प्रबंध की विशेषताओं को याद रख सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म क्या किस तरह से हम लोगों को याद रखने में हेल्प करेगा प्रबंध की विशेषताओं को। यहाँ जो P है, P से हम लोगों को याद हो जाएगा परवेशिव। परवेशिव का मतलब होता है सर्वव्यापी। प्रबंध सर्वव्यापी है, मतलब सभी जगह प्रबंध है। तो देखो ये पॉइंट हम लोग अगर हम शॉर्ट लिस्ट को लिख ले तो हम लोग को पूरा प्रबंध की सारी विशेषताओं जो है 7 विशेषताएं हम लोग जो प्रीवियस में हम लोग क्लास में डिस्कस किए वो हम लोगों को आराम से को याद कर सकते हैं। तो क्या है, फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं। आप देख लीजिए, P मतलब परवेशिव, परवेशिव का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब प्रबंध सर्वव्यापी है। दूसरा हम लोगों का I, तो I से इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब अदृश्य, प्रबंध अदृश्य है। जी, जी क्या है, जी हम लोग ग्रुप गोल, ग्रुप गोल का मतलब हुआ कि पूरे समूह का जो उद्देश्य है उसके बारे में लिखेंगे हम लोग। और गोल ग्रुप एक्टिविटी। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब जी फॉर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब हुआ कि प्रबंध हम लोगों का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब हम लोग आते हैं एम, मतलब मल्टी डायमेंशनल, बहुयामी है प्रबंध, जिसमें हम लोग देखे थे प्रबंध किसका किसका करना है, प्रबंध काम का करना है, प्रबंध किसका करना है, लोगों का प्रबंध करना है, और ऑपरेशन कार्य का प्रबंध करना है, ऑपरेशन का प्रबंध करना है। ये सब के बारे में डिस्कस किए। एंड यहाँ पर आते हैं सी, तो सी है क्या चीज है, सी फॉर कंटिन्यूअस, मतलब प्रबंध एक लगातार चलने वाली क्रिया है। डी फॉर डायनेमिक, प्रबंध क्या है, डायनेमिक है। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रबंध की मुख्य विशेषताओं को हम लोग लिख सकते हैं, लिख पाएंगे, लिख लीजिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले भी डिस्कस पढ़ाते हुए फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाते हुए डिस्कस किए थे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लिए हैं फिर से रिकॉल करने के लिए, ताकि हमारा चैप्टर फिर से अच्छा से समझ में आ जाए। तो थर्ड हम लोग का क्वेश्चन है, इन एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट द रिसोर्स विल रिमेन रिसोर्स एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैनेजमेंट प्रबंध एफिशिएंट, प्रभावपूर्ण और कुशल नहीं होगा तो हमारा जो रिसोर्स, हमारा संसाधन है
वो हमारा संसाधन ही रह जाएगा। और संसाधन को अगर हमको फिनिश प्रोडक्ट में कुछ कार्य में लाना है, उसको एक गुड्स में कन्वर्ट करना है, यूजफुल चीजों में बनाना है प्रबंध को, तो हमको उसके लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। अगर प्रबंध नहीं होगा तो हमारा जो रिसोर्स है, हमारा संसाधन है, वो संसाधन लग जाएगा। जैसे आज का दौर है, टीचर्स हैं, अवेलेबल टीचर्स हैं, स्टूडेंट भी हैं, विद्यार्थी भी आप घर में बैठे हुए हैं, टीचर्स भी घर में बैठे हुए लॉकडाउन के माध्यम से। लेकिन ये मैनेजमेंट है जो हमारा आपके बीच में एक इस दूरी को भी आज इस लॉकडाउन पीरियड में भी इस दूरी को कम कर दिया। तो कैसे जो हमारा टीचर्स रिसोर्स हम लोग जो हैं, इस रिसोर्स को कैसे यूजफुल बना दिया वीडियो के माध्यम से। इसलिए बोला गया है कि अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो रिसोर्स ही रह जाएगा, वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो आज देख रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड होने के बाद भी आप लोगों का पढ़ाई पर नहीं हो रहा है, हम लोग वीडियो के माध्यम से क्लासेस कर रहे हैं। तो जो रिसोर्स हो रहा है वो रिसोर्स क्या हो रहा है, संसाधन जो हो रहा है, टीचर्स का संसाधन, स्कूल है, सब कुछ है, तो वो संसाधन यूजफुल हो रहा है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर इसी तरह से लिखना है, एग्जांपल देकर के अच्छा से वर्णन करते हुए लिखना है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। A successful enterprise has to achieve its goal efficiently and effectively and efficiently explain। बोला है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, सक्सेसफुल संस्था किसी भी गोल को अचीव करता है, कैसे करता है, तो इफेक्टिवली करता है और एफिशिएंटली करता है। इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावपूर्ण का मतलब होता है कि काम समय पर करना। ये हम लोग डिस्कस किए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि समय पर अगर कोई काम पूरा होगा तो उसको हम लोग इफेक्टिवली करेंगे, मतलब प्रभावपूर्ण करेंगे। और उस प्रबंधक को हम लोग कुशल प्रबंधक, दक्ष प्रबंधक तभी कर सकते हैं जब वह कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए उस काम को पूरा करे। अगर संसाधन जितना कम यूज करेगा और वो उतना अच्छा से काम करवा पाएगा तो वह कुशल प्रबंधक कहा जाएगा, अदरवाइज वो कुशल प्रबंधक नहीं कहा जा सकता। मतलब उसकी कुशलता, प्रबंधक की कुशलता किस पर डिपेंड करेगी कि कोई भी काम समय पर पूरा हो और कम से कम संसाधनों का यूज हो, प्रयोग, उपयोग हो, ज्यादा से संसाधन बेकार ना जाए, संसाधन का मिसयूज ना हो, तब उस प्रबंधक को हम लोग कुशल प्रबंधक। अब जब प्रबंधक कुशल होगा तो उसका संस्था और निश्चित रूप से कुशल, सक्सेसफुल, मतलब बहुत अच्छा संस्था समझा जाएगा कि ये संस्था बहुत सक्सेसफुल संस्था है। किस पर डिपेंड करता है, तो एक मैनेजर के इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो कार्य करने की, प्रभावपूर्ण और दक्षतापूर्ण कार्य करने की जो तरीका है, उस पर निर्भर करता है कि वो प्रबंधक किस तरह से है, ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी संस्था को किस ऊंचाइयों पर, किस बुलंदियों पर ले जाता है। ये हुआ। और किस तरह से अपने गोल को, अपने जो एम है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य को किस तरह से वो प्राप्त करता है। तो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रबंधक को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, काम को कम समय में करवाता है और रिसोर्स का मिसयूज नहीं करता है, कम से कम रिसोर्सेज का, संसाधनों का उपयोग करता है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन, हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव पर, तो मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस किए थे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लोग डिस्कस किए थे मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव में हम लोग डिस्कस किए थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संस्था का उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक दायित्व, सामाजिक उद्देश्य क्या है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। तो इसको भी हम लोग शॉर्ट तरीका है किस तरह से तो याद रख सकते हैं। ये तरीका क्या है, तो हम लोग कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं OST। OST से हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करवाते हैं, आप लोगों को शॉर्ट में आप लोग याद रखिए। और वो यहाँ पर O से हम समझ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब संस्था का उद्देश्य, ठीक है। संस्था का उद्देश्य किसने भी हम लोग पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब जीवंत रहना, संस्था को जीवंत रहना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे उसका लाभ प्रदान करना, और ग्रोथ मतलब विकास। तो इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं SPG। SPG से माध्यम से लोग याद रख सकते हैं। दैट इज क्या हो गया, सर्वाइवल, S फॉर सर्वाइवल, P फॉर प्रॉफिट एंड G फॉर ग्रोथ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग संस्था के उद्देश्य में हम लोग क्या पहले 3 उद्देश्य लिखेंगे। क्या क्या हम लोग लिखेंगे,
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब संस्था का उद्देश्य, एस सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब संस्था का क्या उद्देश्य है, एंड पी फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक तरीका है शॉर्ट में, एकदम इजी वे में याद रखने का तरीका है, आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो पहला सबसे पहले हम लोग लिखने के लिए आया कि एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव, किसी प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो किसी प्रबंध का तीन ही मुख्य उद्देश्य होता है, जिसको लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो तीन उद्देश्य क्या क्या है, उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म लिए, इजी ले लिए, ताकि हम लोग को याद रख पाए, आराम से याद रख से, आसानी से याद रख से। क्या रखें हम लोग, OSP। यहां पर ओ किसके लिए हम लोग लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब संस्था का उद्देश्य। तो संस्था का उद्देश्य भी हम लोग डिस्कशन किए, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ के बारे में डिस्कस किए। सर्वाइवल मतलब किसी बिजनेस में, तो हम लोग डिस्कस कर चुके, कोई बिजनेस तब तक मतलब जीवित रह सकता है जब तक वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का सिचुएशन में रहे, ये हम लोग डिस्कस किए। प्रॉफिट, उसके बाद ग्रोथ करना है। सोशल ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग डिस्कस किए क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य क्या होता है किसी संस्था का, और पर्सनल व्यक्तिगत उद्देश्य। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य, उसको हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर और कुछ क्वेश्चंस इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग छठवां क्वेश्चन पर आते हैं, 6 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर में है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट प्रबंधन की प्रकृति कैसे होती है, प्रबंधन का प्रकृति कैसा है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके कि प्रबंधन की प्रकृति कैसी है, उसके बाद पूरा डिस्कस किए। तो क्या शॉर्ट में हम याद करते हैं प्रबंधन की प्रकृति कैसा है। तो प्रबंधन की प्रकृति को हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ASP, प्रबंधन की प्रकृति को हम लोग ASP से डिस्कस कर सकते हैं। A फॉर आर्ट, मतलब प्रबंध क्या एक कला है। तो प्रबंध को कला के रूप में हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या किए कि कला के क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग लिखे, और कला की विशेषता के साथ साथ प्रबंध का विशेषता में क्या उसका समन्वय है, क्या उसके साथ कुछ तालमेल है, उसी के आधार पर हम लोग प्रबंध को कला कर सकते हैं। अदरवाइज प्रबंध को हम लोग कला नहीं कर सकते, इसके बारे में लोग डिस्कस किए। तो यहाँ अगर हम लोग केवल ये करना है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का नेचर तीन ही होता है, तीन रूप से मैनेजमेंट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस रूप में, कला के रूप में, एस दैट इज साइंस, और प्रबंध को विज्ञान के रूप में। क्या प्रबंध को विज्ञान के रूप में, तो हम बताए कि प्रबंध एक कला है। हम लोग इसके मीनिंग पर, इसकी परिभाषा से हम लोग जाने कि प्रबंध कला है, किसी से काम करवाने की कला है। तो प्रबंध और उसकी विशेषता से हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कशन किए। प्रीवियसली हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके। अब हम लोग प्रबंध क्या विज्ञान है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए कि तो प्रबंध को विज्ञान हम लोग कैसे कहे या कह सकते हैं या कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो हम लोग विशेषता, प्रबंध की विशेषता के साथ हम लोग मैनेजमेंट की विशेषता को कंपेयर किए, तुलनात्मक अध्ययन किए कि प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं और विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या प्रबंध की विशेषता के साथ विज्ञान की विशेषता का तालमेल है कि नहीं है। तो हम लोग क्या देखें कि प्रबंध की विशेषता के साथ विज्ञान की कुछ कुछ विशेषताओं का तालमेल नहीं है। तो हम लोग क्या कहें कि प्रबंध को हम लोग विज्ञान नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रबंध को हम लोग सामाजिक विज्ञान कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध, पी फॉर प्रोफेशन। क्या प्रबंध को हम लोग पेशा कर सकते हैं। तो प्रबंध को हम लोग पेशा नहीं कर सकते। प्रबंध को पेशा करने से पहले हम लोग पेशा की कुछ विशेषताओं को देखे और प्रबंध की विशेषताओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन किए। तो हम लोग देखे कि अभी तो प्रबंध को हम लोग पेशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में हम लोग, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं जो पेशा में थी वो प्रबंध में मौजूद नहीं है, तो उन आधारों पर हम लोग कहें कि प्रबंध अभी पेशा के रूप में नहीं जाना जाएगा, लेकिन आने वाले समय में प्रबंध भी एक पेशा के रूप में जाना जाएगा। ये हम लोग आंसर लिखना है। तो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रबंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग तीन लिए, प्रबंध एक कला, प्रबंध विज्ञान और प्रबंध पेशा। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेन
द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन रनिंग ऑफ ए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आधुनिक संस्था के संचालन में आपका इसका प्रबंध का क्या महत्व है। तो प्रबंध का महत्व हम लोग बताए कि कोई भी संस्था तब तक सफल नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें कुशल प्रबंधक न हो। हम लोग देखते हैं आज जितनी भी संस्थाएं हैं, टाटा, इन्फोसिस, ये सब संस्था आज सफल संस्था के रूप में जाना जाता है, तो उसके पीछे एक कुशल प्रबंधक है। बिना कुशल प्रबंधक के कोई भी संस्था एक सफल संस्था नहीं कहा जा पाएगा, नहीं कहा जा सकता। मतलब संस्था की सफलता और असफलता में एक प्रबंधक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम लोग एक उसके सिग्निफिकेंस, महत्व को हम लोग जब चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे तो महत्व को डिस्कस किए, फिर भी हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर महत्व को थोड़ा सा कर देते हैं, एक पॉइंट से लेकर के हम लोग GDPS। अब देखो ये जो हम लोग लिखे शॉर्ट में GDPS, इससे हम लोग प्रबंध की पूरे महत्व को, सिग्निफिकेंस को आपके साथ हम लोग वर्णन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। G फॉर प्रबंध क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव ग्रुप गोल। हम लोग बताए कि प्रबंध लोगों का समूह है और लोगों के समूह का गोल जो है, क्या गोल है, तो हमारा लोगों का संस्था का जो गोल है वही लोगों का गोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है वर्क उसका गोल होता है, उस गोल को प्राप्त करने में प्रबंध क्या करता है, मदद करता है। डी फॉर डायनामिक, प्रबंध डायनामिक इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होता है उसको अचीव करने में मदद करता है, उसमें समन्वय करने में मदद करता है। जैसे आज लॉकडाउन का पीरियड है, तो ये कुशल प्रबंधन का ही योगदान है कि हम लोग आज घर बैठे भी पढ़ाई कर पा रहे हैं। ये कुशल प्रबंधन को दर्शाता है, दिखाता है। ई फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब प्रबंध क्या करता है, उसके वर्कर को जो काम करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ताकि वो और अच्छा से काम कर पाए, इंक्रीज एफिशिएंसी। और प्रबंध टी फॉर हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, माने प्रबंध व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव, एक मैनेजर का जो ऑब्जेक्टिव व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव है या जो उसके अधीनस्थ जो वर्कर काम कर रहे हैं उसके जो अपने व्यक्तिगत उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को पूरा करने में, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में भी प्रबंध महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। एस सोशल ऑब्जेक्टिव, प्रबंध किस तरह से सोशल ऑब्जेक्टिव को ही पूरा करने में, सोशल ऑब्जेक्टिव को ही प्राप्त करने में मदद करता है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन सब के बारे में हम लोग को ये पॉइंट वाइज डिस्कस करना है, इस क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज लिखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल्स क्या क्या हैं, तो हम लोग पढ़े लेवल, मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, तीनों लेवल में टॉप लेवल क्या क्या है, तो हम लोग पढ़े टॉप लेवल, टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल, ये तीनों लेवल के बारे में हम लोग पढ़े, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं। कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, तो टॉप के आधार पर, मतलब टॉप लेवल, ओ फॉर ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल, एम फॉर मिडिल लेवल पर हम लोग बात किए हैं, डिस्कशन किए हैं, वही लिखना है यहाँ पर। और इसके फंक्शंस को याद रखना है पूरा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल के बारे में या सुपरवाइजरी लेवल का पूरा बारे में आपको याद रखना है, करना है। ये 3 लेवल है मैनेजमेंट के, 3 लेवल्स हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या है, तो मैनेजमेंट का फंक्शंस भी हम लोग एक याद रखने का तरीका आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोग एक्सप्लेन करते हैं उसके सहायता से। तो मैनेजमेंट का फंक्शन हम लोग याद रखने के लिए हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्ट डीसी। क्या है पोस्ट डीसी,
ताकि हम इसके आधार पर मैनेजमेंट के पूरे फंक्शंस को याद रख सकें। इसमें है P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब है योजना, जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। तो ये एक वर्ड होती है, इस वर्ड की सहायता से हम लोग याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करना है, जो कि हम लोग पहले चैप्टर में कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं डिफाइन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, समन्वय क्या है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। उसको लिखना है एक्सप्लेन द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का फीचर्स क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। तो फीचर्स पर हम लोग बात किए थे, फीचर्स पर फिर एक बार हम लोग शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये फीचर्स ग्रुप से एक वर्ड ये, इससे हम लोग याद रखें पूरा किसके फीचर्स को, समन्वय के फीचर्स को। D फॉर डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय एक डेलिब्रेट फंक्शन है। यूनिटी ऑफ एक्शंस दिखलाता है, परवेशिव होता है, P फॉर परवेशिव, C फॉर कंटिन्यूअस लगातार चलने वाली, और R स्टैंड्स फॉर, यहां पर R जो है कोऑर्डिनेशन किस तरह से रिमेंबर हम लोगों को करवाता है कि पहले हम लोग आते हैं D फॉर डेलिब्रेट फंक्शन, U फॉर यूनिटी एंड एक्शन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, D फॉर डेलिब्रेट फंक्शंस याद रखने के लिए, U फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड T फॉर समन्वय परवेशिव होता है, C फॉर कंटिन्यूअस एंड R फॉर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर एंड I फॉर इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ ऑल मैनेजर्स या वर्कर्स को, एफर्ट्स को दिखलाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय के फीचर्स, समन्वय की विशेषता के बारे में डिस्कस किए। अब और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन के महत्व को भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको भी FUSS से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो FU फॉर है फंक्शनल, फंक्शन, और S फॉर साइज एंड S फॉर है सिंप्लीफिकेशन। और किस तरह से कोऑर्डिनेशन समन्वय करता है, सिंप्लीफिकेशन करता है कोऑर्डिनेशन। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन पर पढ़े, S फॉर हम लोग साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट S फॉर सिंप्लीफिकेशन या स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शनल हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या देखे, FU फंक्शनल डिफरेंशिएशन देखे, S फॉर ग्रोथ इन साइज के बारे में डिस्कस किए, और सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन या स्पेशलाइजेशन, S फॉर स्पेशलाइजेशन मतलब कैसे वर्क को कोऑर्डिनेशन समन्वय कैसे सिंपल कर देता है, स्टैंडर्डाइजेशन कर देता है और स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, एक समन्वय के बारे में डिस्कस किए। तो कैसे स्पेशलाइजेशन कैसे होता है इसका और समन्वय का, क्योंकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है एडवांस टेक्नोलॉजी लोग उपयोग करता है। तो उसको एडवांस टेक्नोलॉजी उपयोग करने के लिए हम लोग जानते हैं कि वर्कर उतना एफिशिएंट नहीं है, वर्कर को उतना जानता नहीं है, उसको पता नहीं है, तो बाहर से स्पेशलिस्ट लोग को बुला करके उस काम को ऑर्गेनाइजेशंस में करवाया जाता है प्रबंधन के द्वारा। तो इस स्पेशलाइजेशन में जो बाहर से एक्सपर्ट आते हैं उन और वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन समन्वय करना, ये इसका समन्वय करता है कौन, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय करना, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सके। इस तरह से हम लोग देख लिए। तो इस तरह से हम लोग 11 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके। अब 11 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में आते हैं। दूसरा चैप्टर में हम लोगों का क्लास 12 में बिजनेस स्टडी में दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत। जब हम लोग तो दूसरे चैप्टर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब
प्रबंध का सिद्धांत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार मैनेजमेंट की प्रकृति के बारे में पढ़ सकते हैं उसी तरह से सिद्धांत प्रबंध की सिद्धांत की प्रकृति कैसी है। सिग्निफिकेंस और नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रबंध की प्रकृति की आवश्यकता क्या है, सिद्धांत की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और फ्योर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्योर क्या क्या सिद्धांत दिए हैं मैनेजमेंट को, इसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक वैज्ञानिक टेक्निक विधि क्या है मैनेजमेंट के सिद्धांत को, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन बिटवीन हम लोग क्या करेंगे, टेलर एंड फ्योर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ। तो हम लोग सेकंड चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट माने प्रबंध के सिद्धांत के मीनिंग क्या है और इसका क्या परिभाषा है, क्या मतलब होता है। तो ए प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर एक्शन। मतलब फंडामेंटल ट्रूथ वास्तविकता जो हम लोगों को मैनेजर को क्या करता है, एक दिशा निर्देश देता है किसी भी डिसीजंस लेने में। सपोज मैनेजर किसी वर्कर का पदोन्नति करना चाहता है तो क्या करता है, कोई मैनेजर ये सिद्धांत बनाता है कि उसकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति करेंगे, कोई मैनेजर ये सिद्धांत बनाता है नहीं हम उसकी सीनियरिटी पर अर्थात वो उसका प्रमोशन उसके सीनियर कौन कितने सीनियर है उसके आधार पर हम लोग करेंगे। तो हम लोगों का सिद्धांत क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर मैनेजर एक्शंस लेता है। अब डिफरेंट चीजों से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिद्धांत के मीनिंग को हम लोग समझेंगे। जैसे मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल और प्योर साइंस का प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट का सिद्धांत जो होता है और प्योर साइंस का जो सिद्धांत है दोनों में बहुत ही अंतर है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का जो सिद्धांत होता है ह्यूमन बेस्ड होता है, ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर हम लोग जानते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का अलग अलग जगह में अलग अलग सिचुएशंस के आधार पर या अलग अलग संस्था के आधार पर उसका बिहेवियर अलग अलग होता है, बर्ताव अलग अलग होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें प्योर साइंस का सिद्धांत के बारे में, अगर हम लोग बात करें प्योर साइंस का सिद्धांत, तो प्योर साइंस का सिद्धांत मैनेजमेंट के सिद्धांत से अलग होता है। क्योंकि प्योर साइंस का सिद्धांत जो भी होता है वो लैबोरेटरी बेस्ड होता है और उसका रिजल्ट हर एक जगह पर एक ही होगा। लेकिन मैनेजमेंट का जो सिद्धांत होगा अगर उसको हम सिद्धांत पे अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट उसके ऑर्गेनाइजेशन संस्था के आधार पर या ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर डिफरेंट होगा। तो ये है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल। अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज के ऊपर, तो वैल्यू क्या है, जनरल गाइडलाइन है जो समाज में एक्सेप्टेबल है, जिसको समाज मान्यता देती है। लेकिन सिद्धांत वैसा नहीं है। सिद्धांत कैसा है, उस ऑर्गेनाइजेशंस के रिसर्च करने के बाद मैनेजर ऑर्गेनाइजेशंस के रिसर्च को देखकर, ऑर्गेनाइजेशंस की अवस्था को देखकर, ऑर्गेनाइजेशंस की क्षमता को देखकर डिसीजंस लेता है, सिद्धांत तैयार करता है, वहां के वर्कर्स के बिहेवियर को देख करके सिद्धांत तैयार करता है। लेकिन वैल्यूज एक जनरल गाइडलाइन होता है जो समाज जो एक्सेप्टेबल होगा समाज में, जिसको मान्यता प्राप्त होगा। अब हम लोग आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट टेक्निक के ऊपर। तो सिद्धांत क्या है, जनरल गाइडलाइन है, वहीं टेक्निक हमारा जो है स्टेप है, सीक्वेंस है, सीरीज है, जिसके आधार पर डिसीजंस लिया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट टेक्निक। हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट टेक्निक सिद्धांत। तो हम लोग देखेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्रबंध के सिद्धांत प्राप्त होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत दो तरीका से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी मैनेजर दो तरीका से प्रबंध के सिद्धांत को प्राप्त कर सकता है। तो कैसे इसका होता है, डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मतलब प्रबंध के सिद्धांत को कैसे प्राप्ति कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन मेथड से और दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड से। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, पहला हम लोग समझें किस तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड किसी एक सिचुएशंस को क्या करता है, मैनेजर एक सिचुएशंस तैयार करता है और उस सिचुएशंस को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करता है। उसी ऑब्जर्वेशन के मेथड पर वो क्या करता है, एक सिद्धांत बनाता है। सपोज मैनेजर अपने वर्कर्स को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसके काम को बांट दिया, यूनिट में बांट दिया।
और यूनिट में काम करा करके देखा कि काम हमारा इफेक्टिवली इफिशिएंटली अच्छा तरीका से काम पूरा हो रहा है। तो इस तरह से मैनेजर क्या देखा, क्या रिजल्ट पाया कि डिवीजन ऑफ वर्क, एक सिद्धांत क्या मिला, डिवीजन ऑफ वर्क। अगर हम काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, थोड़ा टीम वर्क कर दे, छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाए कामों को, तो हमारा काम अच्छा आसानी से हो सकता है, स्पेशलाइज्ड रूप से हो सकता है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड से हम लोगों को एक सिद्धांत मिला। क्या सिद्धांत मिला, तो ऑब्जर्व करके मैनेजर क्या देखा, डिवीजन ऑफ वर्क। उसी तरह से अब एक्सपेरिमेंटल मेथड, अब मैनेजर क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट के आधार पर सिद्धांत बनाता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड का। क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, दो यूनिट में एक यूनिट में क्या किया, 2 सुपीरियर दे दिया और एक यूनिट में 1 सुपीरियर दिया। तो देखा गया जहां पर 1 सुपीरियर था वहां पर काम आसानी से अच्छा से हो गया, वहीं दूसरे ओर जहां पर 2 सुपीरियर था वहां काम में कठिनाई आई क्योंकि वर्कर कंफ्यूज हो गए। वहां पर वर्कर को 2 सुपीरियर गाइडलाइन दे, 2 सुपीरियर सुपरवाइज करने लगे। तो इस तरह से हम लोग देखे इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग क्या देखे कि 1 सुपीरियर बेस्ट है, इससे हम लोग क्या मिला, यूनिटी ऑफ कंबाइंड। तो हम लोग डिस्कस कर लिए ऑब्जर्वेशन मेथड कैसे हुआ और एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। तो हम लोग नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर प्रबंधन के सिद्धांत के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो प्रबंधन के नेचर कितना है, पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है जो सभी जगह सर्वमान्य। सिद्धांत मैनेजमेंट का सिद्धांत, प्रबंधन का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए हर एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट, किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, उसमें सर्वमान्य होना चाहिए। इस प्रकार का मैनेजमेंट सिद्धांत हम लोग देखते हैं कि ऐसा सिद्धांत जो सभी जगह एप्लीकेबल है, सभी जगह मान्यता प्राप्त है, उसका सिद्धांत सभी जगह काम कर रहा है। तो ये हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मतलब हम लोग देख सकते हैं सिद्धांत को कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, चाहे वो प्रॉफिटेबल है, मतलब कहीं भी अगर मैनेजमेंट है तो उसका सिद्धांत है तो एप्लीकेबल है हर एक सिचुएशन में। और ये सिचुएशनल बेस्ड होता है, तो थोड़ी बहुत उसकी परिस्थिति के आधार पर सिद्धांत डिफर करेगा, बट हमेशा हर जगह, हर प्रकार के संस्था में, हर एक जगह के ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल होना चाहिए। दूसरा जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब मैनेजमेंट सिद्धांत क्या करता है, एक गाइडलाइन देता है कि किस प्रकार सिचुएशन बेस्ड, किस प्रकार हम लोगों को डिसीजंस लेना है, या हम लोगों को मैनेजर्स को किस प्रकार निर्णय लेने में एक सहायता प्रदान करता है। कि जैसे जैसे हमको बताया कि सिद्धांत सीनियरिटी के आधार पर उसको प्रमोशन करना है या उसकी योग्यता के आधार पर प्रमोशन करना है, उसको पदोन्नति करना है, इसको ये बताता है मैनेजमेंट का सिद्धांत। ये देता है जनरल गाइडलाइंस को मैनेजमेंट सिद्धांत बताता है। अब एक प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है कि सिद्धांत रातों रात तैयार करने की चीज नहीं है, ये बार बार प्रैक्टिस करके किसी सिचुएशन बेस्ड को देख करके कि सिचुएशन कैसा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उस पर मैनेजर क्या करता है, एक ही चीजों को बार बार करता है, अपने वर्कर पर उसको एक्सपेरिमेंट करता है कि वर्कर किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, किस तरह से उसका रिप्लाई कर रहा है, उसके सिद्धांतों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। ये हो गया प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन पर फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। सिद्धांत लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सेल्स मैनेजर को हमें टारगेट दिए और टारगेट देने के बाद उसको हम कहीं एक मैनेजर कहा कि 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन एक बड़ा ऑर्डर लेने के लिए सेल्स मैनेजर देखा तो उसको अगर हम 0.5 और डिस्काउंट ऑफर कर दे कस्टमर को, हो सकता है हमको ह्यूज एक हमारा ऑर्डर को मिल जाए। तो सिद्धांत हम लोगों को क्या करना होगा, फ्लेक्सिबल करना होगा ताकि सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन को देख करके हम निर्णय ले सकें। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए सिद्धांत। कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम लोग आते हैं मेनली बिहेवियरियल। हम जानते हैं कि प्रबंध किस पर किया जा रहा है, तो मनुष्य पर, और मनुष्य का नेचर हमेशा सिचुएशंस के आधार पर या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी के लोग काम करते हैं, उसका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो मेनली बिहेवियरियल मतलब सिद्धांत उसके बिहेवियर को देखते हुए सिद्धांत अप्लाई किया जाता है, सिद्धांत बनाया जाता है ताकि मैनेजर अच्छा से डिसीजंस ले सके। अब हम बात करें काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में।
तो मैनेजमेंट सिद्धांत काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब क्या कारण है, अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको देख करके सिद्धांत का व्याख्या किया जाता है या सिद्धांत बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो उसका क्या मेरिट है, डिमेरिट है, यूनिटी ऑफ कमांड करेंगे, रेमुनरेशन ऑफ फेयर वेजेस देंगे तो क्या मेरिट है, डिमेरिट है, इसको देख करके काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होकर के किसी भी सिद्धांत के बारे में बताया जाता है, किया जाता है। लास्ट को आपने कंटीजेंट और डिपेंडेंट, इसका मतलब होता है कि सिचुएशनल बेस्ड सिद्धांत जो होता है, सिचुएशनल बेस्ड, जिस प्रकार का सिचुएशन होगा उस प्रकार के सिद्धांतों को हम लोग अप्लाई करेंगे। तब हम लोग कुछ इस चैप्टर में अभी तक हम लोग जितना डिस्कस किए उतने, अब इसमें इस चैप्टर में हम लोग जितने पॉइंट डिस्कस कर चुके, जहां तक हम लोग पढ़ चुके उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लीजिए, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रबंधन का सिद्धांत क्या है और उसका नेचर, प्रकृति किस प्रकार की होगी, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। हम लोग इस क्लास में पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि प्रबंधन का सिद्धांत किसे कहते हैं, प्रबंधन का सिद्धांत क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में पूरा लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इवोल्यूशनरी एक्सप्लेन, मतलब डेरिवेशन जो बताए ऑब्जर्वेशन मेथड से और एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैसे हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ड्राइव करते हैं, कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल लाते हैं, कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनता है, इसके बारे में डिस्कशन किए हैं। तो उसको लिखना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इवोल्यूशनरी, उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन, जो अभी तक हम लोग जितना टॉपिक डिस्कस किए उस पर, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन, किस प्रकार के प्रबंधन के सिद्धांत लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, इसके बारे में लिखना है। वो हम बताएं किस प्रकार, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होना चाहिए उन लोग क्या करते हैं, ह्यूमन पर अप्लाई करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है और सिचुएशंस के आधार पर होता है, तो सिद्धांत उसी के आधार पर बनाया जाता है। तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। और फोर्थ हम लोग क्वेश्चन जो लिखे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, कमेंट अपॉन दिस स्टेटमेंट, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इस स्टेटमेंट पर कमेंट करना है, आपको लिखना है कि क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो बताए, एक एग्जांपल भी दिए हम लोग कि किस तरह से सेल्स मैनेजर अगर हम रिजिड होकर के कि हम नहीं 10% से ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं दे सकते हैं, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा उसका ऑर्डर छूट जाए, तो अगर 0.5 या 0.25 और अगर बढ़ा दिया जाए तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। तो इस पर लिखना है, इसके बारे में लिखना है किस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसके बारे में भी आप लोगों को लिख लेना है। और इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट बचे हुए हैं वो सारे पॉइंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।